हमारा सेशन है, जो ये सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आवाज आ रही है सबको क्लियर? कोई नेटवर्क लाया गया कुछ? यस सर। हो बढ़िया, सर, बहुत तो बढ़िया। हाँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। दूसरा जो कैटेगरी आएगा वो होगा वेब एप्लीकेशन। और तीसरा जो होगा वो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ठीक है, ये 3 तरह के एप्लीकेशन होते हैं। कौन से एप्लीकेशन है आपके? Standalone web and Standalone web application, distributed application. जी हाँ, बिल्कुल। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उनसे कहा जाता है जो कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल कर दिए, बस तो वही कंप्यूटर उसे इस्तेमाल कर पाएगा। आपका दोस्त दूसरे कंप्यूटर पे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे इंस्टॉलेशन जो होगा वो यही कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, यही कंप्यूटर पे होगा, सिंगल कंप्यूटर पे। यानी इंस्टॉलेशन अगर एक कंप्यूटर पे करेंगे तो वही कंप्यूटर में जो है आप लोग उसे इस्तेमाल कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। सिंगल कंप्यूटर कैन एक्सेस द एप्लीकेशन, बस ये वाला है। जैसे कोई होटल का बिलिंग वाला सिस्टम रहता है, वो जो जैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं रहता है, बट विदाउट इंटरनेट चलने वाली लोकल सिस्टम पे जो भी एप्लीकेशन होगी वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगी। दूसरी जो एप्लीकेशन होती है वेब एप्लीकेशन होती है। बहुत सारे लोग का अगर किसी का तो भी माइक का इशू है तो आप लोग ना म्यूट हो जाइए सबसे पहले। ठीक है, संतोष आवाड़, आप थोड़ा सा म्यूट पे जाइए क्योंकि आपके बैकग्राउंड में अगर डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, यानी कि जो कंप्यूटर पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसी को एक्सेस कर पाएंगे, बस वही सिस्टम पे। दूसरा है वेब एप्लीकेशन, जो कि हम लोग एक इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विच एप्लीकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड, और उसे डिप्लॉय कहते हैं, डिप्लॉय ऑन सर्वर एंड यूजिंग इंटरनेट we we can use anywhere and any system। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये एक सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है और इंटरनेट के थ्रू वो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये जो बैंक के जितने भी नेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर है? ये वेब एप्लीकेशंस है। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन दोनों भी हम लोग कह सकते हैं, सेम ही है। तो कौन से आते हैं वेब एप्लीकेशन में? ये पहला वाला जो है कि आईसीआईसीआई बैंक वाला नेट बैंकिंग वाला सॉफ्टवेयर, या आप आईआरसीटीसी से कोई टिकट बुक करते हो वो भी एक सॉफ्टवेयर। ऐसे अलग अलग तरीके जो एप्लीकेशन है जो इंटरनेट के द्वारा आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? वेब एप्लीकेशन कहा जाता है। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कौन से वेब एप्लीकेशन है और आप लोग कितने यूज करते हैं? हाँ Yes, सर। sir. ओके, दैट्स ग्रेट। तीसरा और इम्पोर्टेंट वन ये है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। जब बहुत सारे वेब एप्लीकेशन
एक जगह पे कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर बनता है, तो वो बनता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर बनने के लिए अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाता है, अलग अलग कंपनी के होते हैं, या अलग अलग वेब एप्लीकेशंस को हम लोग जो है एक जगह पे करके इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी ये आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको मेरी पेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस हाँ। सर। यस मान सर। लेते हैं कि यहाँ पे है आपका एयरटेल रिचार्ज। एयरटेल का वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे। एयरटेल का जो है वेब एप्लीकेशन जिससे कर सकते हैं। दूसरा है आपका एप्लीकेशन, मान लेते हैं एमएससीबी, या जो भी लाइट बिल का है, एमएससीबी वाला जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसका लाइट बिल का हमें पे करना है, मान लो लाइट बिल भरना है, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी कि मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है, इसके लिए भी एक अलग जो है एप्लीकेशन है, क्रेडिट कार्ड बिल पे ऐप। लेट्स सी और एक अलग एप्लीकेशंस है, जैसे कि एसबीआई नेट बैंकिंग, ठीक है। अभी मैं एक सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ जो बीचों बीच में रहेगा। क्या ये सॉफ्टवेयर को आप लोग जानते हो, फोन पे को? Yes, sir. क्या आप लोग एयरटेल का रिचार्ज कर सकते हो? Yes. हाँ सर। तो ये Yes. लोग जो है Yes, sir. ये एप्लीकेशन जो है एयरटेल वाले के साथ में इंटरनली पे के थ्रू यानी कि कनेक्ट कर लेते हैं। अगर लाइट का बिल भी भर सकते हो, मैं तो भरता हूँ, आप पता नहीं, लाइट का बिल भी भर सकते हैं। और लगभग आपका, अगर आपका नेट बैंकिंग है, आप डायरेक्टली बैंक के साथ कनेक्ट होता है, अगर आप एसबीआई वाले यूजर हो तो आपके ये खाते से जो है पैसा भी कटता है। किसी के क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर सकते हो। कोई गैस कनेक्शन है, ऐसे बहुत सारे। तो मान लो अगर आपका गैस एचपी का है या इंडियन है या जो भी कुछ है, जैसे कि इंडियन गैस, ये अलग एप्लीकेशन है। तो इन सब लोगों के वेब एप्लीकेशन ऑलरेडी रहते हैं और हम लोगों ने नया सॉफ्टवेयर बनाया है, और ये क्या इस्तेमाल करता है, सब एक जगह पे फंक्शनैलिटी दे देता है और इंटरनली ये सब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? Distributed application. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो सिंपल एक लाइन में लिख देता हूँ, which application uses multiple web applications we can call it distributed। अभी ये डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ऐसा इसमें कोई किताब नहीं है कि आपको डेफिनेशन रटना है, कुछ नहीं है। 1% थेरी लेना है, 99% उसे प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंट करना है। यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, यही आईटी फील्ड का रूल है। आप लोग अगर कोई नोट्स पढ़ना चाहते हो, बहुत सारे करेंगे, बुक पढ़ेंगे, ये करेंगे, बट बुक भी पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन की थ्योरी होती है और बाकी का लाइन का कोड होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस के जरिए ही करना है, एक लाइन कंसेप्ट समझ के। क्या आप लोगों को तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आया है? Yes, sir. Yes sir. स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए, वेब एप्लीकेशन मतलब इंटरनेट के जरिए हम लोग कहीं से भी उसे एक्सेस करेंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक एक ही सॉफ्टवेयर होगा। फॉर एग्जांपल एसबीआई का बैंक है तो एसबीआई के बैंक के रिलेटेड ही रहेगा, वहां से जाके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब अलग से अलग अलग मल्टीपल नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो अलग अलग वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेगा और एक पूरा एप्लीकेशन बनेगा। हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो है वो कह सकते हैं।
एटीएम भी सर उसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड में। हाँ मतलब बहुत सारे अगर मल्टीपल चीजें कर रहे हैं मल्टीपल, तो आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द अनदर थिंग इज दैट कि ये जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो होता है ये किस तरह से होता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर जो होता है ये किस तरह से होगा, कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वेब एप्लीकेशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हो, तो वापस से ये जो आर्किटेक्चर होगा, ठीक है, इसमें तीन हिस्सों में डिवाइड किया। कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? तीन हिस्सों में। कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग इसे? यस, थ्री में। क्या क्या करेंगे हम लोग, तो वो भी मैं पहले लिख के दे देता हूँ। लेट्स सी, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। पहला जो होगा वो होगा यूजर इंटरफेस। दूसरा जो होगा वो होगा सर्वर। और तीसरा जो होगा वो होगा डेटाबेस। देखो, तीन हिस्से हैं। पेंट में मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ ये तीनों चीजें। पहला हिस्सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन कलर में, जिसे हम लोग कहेंगे यूजर इंटरफेस। रेड हो गया कब से। यूजर इंटरफेस, इसे ही फ्रंट एंड कहा जाएगा। यूजर इंटरफेस जो है, यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि अगर कोई यूजर उसे यूज कर रहा है तो क्या उसे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई का सॉफ्टवेयर है, तो वो जो देख रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ये जो एरिया है, इसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। अगर हम लोग ब्राउजर के जरिए ये ओपन करें और यूजर ये इस्तेमाल कर रहा है ऑब्वियसली, तो इसे क्या कहा जाएगा? यूजर इंटरफेस। कोई भी यूजर अगर आप जिस इंटरफेस को यूज करता है उसे यूजर इंटरफेस कहा जाता है। जो ऑल पीपल यूज करते हैं, चाहे कोई भी यूज करे इस तरह से, इसे हम लोग यूजर इंटरफेस यानी यूआई, इसे ही हम लोग फ्रंट एंड कहेंगे। और दूसरा यूजर इंटरफेस, पहला तो है वेब वाला। पहला जो वेब पेज है हम लोग ऐसे कर लेते हैं। पहला जो है वो है वेब। ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरा जो तरीका है, आप लोग कौन से इससे सॉफ्टवेयर यूज करते हो यूजर हो तो? दूसरा क्या एरिया है? सर्वर, मोबाइल। मोबाइल। यूजर इस्तेमाल कैसे करते हैं यहाँ पे? जैसे कि ब्राउजर के जरिए यूज करते हैं तो वो वेब है, मान लो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो वेब वाला कहेंगे हम लोग। दूसरा कैसे इस्तेमाल करते हैं यूजर इंटरफेस जो रहता है, मतलब जो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं नॉर्मल यूजर या मोबाइल कोई भी, टैबलेट। मोबाइल टैबलेट। तो ये मोबाइल ऐप होता है या तो फिर ब्राउजर ऐप होता है। तो ये हुआ यूजर इंटरफेस। तो इसके लिए, मोबाइल के लिए आपको क्या सीखना पड़ता है? लाइक एज जावा, एंड्रॉइड, ऐसे। और वेब या ब्राउजर वाला जो यूजर इंटरफेस है, इसे बनाने के लिए हम लोग क्या सीखते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या एंगुलर, ये सारी चीजें ऐसे पूरा हम लोग सीखते हैं। इस तरह से हमें वो सीखना होता है। क्या आपको ये पहला क्लियर जो है, यूजर जो इस्तेमाल करता है, क्या आप लोगों ने कभी इस्तेमाल किया है कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल से या वेब ब्राउजर से? हाँ किया है सर। बहुत सारे करते हुए यार, व्हाट्सअप भी एक तरह से, व्हाट्सअप तो कर रहे हो आप लोग, मोबाइल से ही करते होंगे ऑलमोस्ट लोग। मैं तो वेब ब्राउजर से भी करता हूँ उससे। वो जो है वो यूजर इंटरफेस।
दूसरा एरिया होता है यूजर इंटरफेस, यानी कि आप सिर्फ ये जो इस तरह से ब्यूटीफुल बनाओगे, अच्छा दिखने लायक बनाओगे, लेकिन यहाँ पे डेटा जो है वो कहाँ से आएगा? जो डेटा, मानो यहाँ पे मैंने यूजर ने पासवर्ड डाल के लॉग इन किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू टू लॉग इन, मानो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड और एक कैप्चा डाल के लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद मेरी डिटेल कहाँ से आएगी? तो वो जो Second, डिटेल होगी ये आएगी सेकंड पेज या सेकंड टियर है, इसे हम लोग कहते हैं सर्वर। second. सर्वर कहते हैं इसे, और इसे ही हम लोग लिखते हैं बैक एंड, इसे ही हम लोग कहते हैं बैक एंड, ठीक है। तो ये जो डेटा जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की है, मुझे ये यूजर नेम और पासवर्ड का डेटा चाहिए, तो वो डेटा देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बैकएंड यानी सर्वर। कौन देता है? ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे छोटी छोटी एपीआई होती है जिसका टारगेट रहता है, जिसे हम लोग एपीआई कहते हैं सर्वर पे, जो डेटा प्रोवाइड करके दे देते हैं फ्रंट एंड के लिए, वैसे एपीआई कहेंगे हम लोग। और ये जो एपीआई है बैकएंड की, इसके लिए आप लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शंस है? ये वाले ऑप्शंस है। जावा पढ़ोगे, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, तो जावा स्प्रिंग बूट से आप एपीआई बना सकते हो बैकएंड की। या आपको जावा अच्छा नहीं लगता है, पाइथन आता है, तो डी जैंगो करके फ्रेमवर्क होती है, इससे कर सकते हो। इसे पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो वो लारावेल या मैगेंटो, इससे काम कर लेते हैं। अगर कोई इसे डॉट नेट आता है, तो वो लोग एमवीसी यानी कि इस तरह से कर सकते हैं। जिसे जावास्क्रिप्ट आती है वो नोड जेएस से कर सकते हैं। इस तरह से जो है ऑप्शंस है, मतलब एपीआई जो है एक, इनमें से कोई भी एक सीखोगे तो बैकएंड का काम कर लोगे। लेकिन बैकएंड की जो एपीआई है, एपीआई में डेटा कहाँ से आता है? तो एपीआई का जो डेटा है वो तीसरा लेयर जहाँ पे गोडाउन होता है, मान लीजिए तीसरा एरिया जो है उसे कहा जाता है डेटाबेस, जिसके अंदर पूरा डेटा स्टोर रहता है। सर्वर के पास कैपेसिटी नहीं होती उतनी कि वो सर्वर का डेटा जो है वो इतना सारा यूजर का, व्हाट्सएप का डेटा कितना होगा, कितने लोग हैं बताओ? फेसबुक का, इंस्टा का इतना डेटा सर्वर नहीं स्टोर कर पाता। तो सारा डेटा हम लोग नॉर्मली किसमें स्टोर करते हैं? कौन सी पोजीशन है वो, कहाँ पे कौन से लेयर में स्टोर करते हैं? डेटाबेस लेयर में। फर्स्ट लेयर जो है या फर्स्ट फेज है वो है फ्रंट एंड, दूसरा फेज जो है वो है बैक एंड, तीसरा फेज जो है वो डेटाबेस। अभी डेटाबेस में कोई भी एक डेटाबेस चलेगा। अभी इसमें कौन से बहुत सारे ऑप्शंस है, ओरेकल है, पीजीएसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, कसांड्रा है, बहुत सारे, हजारों, मतलब 100 से ज्यादा तो है ही है डेटाबेस, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ एक चाहिए, सारे नहीं चाहिए। मान लेते फ्रंट एंड में कितने ऑप्शन है? फ्रंट एंड में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कंपलसरी आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल ही करना है। हाँ, फ्रेमवर्क में आपको ऑप्शन है एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, इस तरह से, इस तरह से कुछ ऑप्शंस है। बट इसको कोई ऑप्शनल नहीं है, जैसे कि जावा पूरा अलग सीखना है, पाइथन अलग सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था आपका फ्लो, इस तरह से आपका एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर जो है काम करता है। ये 3 फेसेस में आपका पूरा सॉफ्टवेयर, कोई भी तरह का किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर इन 3 फेसेस में होता है। जो ये यूजर इंटरफेस संभालेगा उसे फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाएगा, जो बैकएंड करेगा उसे बैकएंड डेवलपर कहा जाएगा। डेटाबेस है तो कोई जो डेटाबेस इंजीनियर होते हैं स्पेसिफिकली, जो डेटाबेस से कोडिंग करते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक चीज सीख के जॉब पे कर सकते हो। और चौथा एक ये होता है कि टेस्टर, कोई फ्रंट एंड टेस्ट करने वाले होते हैं, कोई बैक एंड टेस्ट करने वाले होते हैं, कोई डेटाबेस टेस्ट करने वाले होते हैं। तो टेस्टिंग भी 2 तरह की होती है, मैन्युअल, मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है।
मैन्युअली जाइए, टेस्ट कीजिए। मैन्युअली जाइए मतलब फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन कीजिए, लॉग आउट कीजिए, तो देखिए कि लॉगिन लॉग आउट चल रहा है कि नहीं आपके सॉफ्टवेयर का। चल रहा है, ओके है। ऐसे मैन्युअली टेस्ट करते हैं। लेकिन अभी जमाना ऐसा है कि मैन्युअल सॉफ्टवेयर टेस्टर की बहुत रिक्वायरमेंट कम हो चुकी है, क्योंकि उसे टाइम कंज्यूमिंग लगता है ज्यादा। ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो जो टेस्टिंग है वो भी ऑटोमेशन से ही करते हैं। ऑटोमेशन करने के लिए लिखना होता है कोडिंग। मोस्ट पॉपुलरली टेस्टिंग लिखने के लिए आपको जावा सिलेनियम या पाइथन सिलेनियम या आरपीएम इस तरह के ऑप्शंस लिखते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में। और इसका रेशियो ऐसा रहता है कि कोई सॉफ्टवेयर बनाने का होगा, अगर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 10 लोगों की टीम चाहिए, देखिए अगर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 10 लोगों की टीम चाहिए तो 8 उसमें होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और 2 होंगे टेस्टर। तो रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा हो सकती है आप लोग भली बात ही समझ सकते हो। अगर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो भी बता सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट में ऐसा होता है क्या कि डेवलपर 2 है और 8 टेस्टर है, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाले कम और उसे टेस्ट करने वाले ज्यादा। सोच के बताइए, इज इट पॉसिबल? यस सर। नो No, बोलिए, sir. No, नो sir. नो बताइए। सर एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल नासा, हम्म, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उधर डेवलपर कम टेस्टर ज्यादा होते हैं। तो हाउ मेनी नासा इन वर्ल्ड? व्हाट? नासा कितनी है दुनिया में? एक ही है सर। एक ही है सर। तो मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं? हाँ सर, बहुत है, लेकिन ऐसा एक आधा दूसरी कंपनी में होता है। तो जो रिक्वायरमेट होती है मैक्सिमम करके डेवलपर्स की होती है, मैक्सिमम। और कोई कोई स्पेशलाइज कंपनीज होती है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। बट अगर ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो ज्यादा डेवलपर भरेगी, जो टेस्टिंग कंपनीज है वो सारे टेस्टर भरेगी। फिर भी रेशो बनाने वाले का ही ज्यादा होता है उसे टेस्ट करने से ज्यादा। मान लेते हैं अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना है और उसे सिक्योर भी करना है, यानी कि आपको अगर टेस्ट करना है तो इस तरह से। और मैन्युअल टेस्टिंग वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे लगता है कि बहुत बग कम होने चाहिए, और कोई कोई प्रोडक्ट वाले लोगों को जो है मतलब उसे ऑटोमेट पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता, और कोई कोई सिनेरियोस ऑटोमेशन से भी नहीं होते। अगर उनका प्रोडक्ट ऐसा है कि वो पूरा का पूरा ऑटोमेशन से टेस्ट कर ही नहीं सकते, उस सिनेरियो में मैन्युअल टेस्टर की जरूरत रहेगी। ऐसा इतना फर्क होता है, ऑल द डिफरेंसेस जो है ये आप गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, और आपको चॉइस करने में ज्यादा बेटर होगा। और आप लोग